हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूज है, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, पर पहले हमें पता चाहिए केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पे है कि जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स मीन्स ऐसा नहीं होता केमिकल्स मीन्स कि जो हार्मफुल थिंग्स होंगी, यानी जैसे हम बोलते हैं एसिड्स ही केमिकल्स है, सिर्फ ये चीज़ नहीं होती, या मेडिसिन है वो केमिकल्स है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, केमिकल का मतलब होता है जिसे हम डेली लाइफ में यूटिलाइज करते हैं। यहाँ तक कि जो वाटर है H2O, ये भी एक तरह से केमिकल है, ऑक्सीजन केमिकल है। इन सब चीज़ों को हम केमिकल मान के चलते हैं, यानी कि इन सब का जो आपस में रिएक्शंस है, जो इनके मैकेनिज्म है, जो इनके किस तरह से यूटिलाइज होता है, किस तरह से रिएक्शंस करते हैं, किस तरह से नया प्रोडक्ट बनता है, न्यू फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और इन सब की जो स्टडी होती है वो हम पढ़ेंगे इस केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब इस केमिस्ट्री का कहाँ कहाँ यूज है इसके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसका यूज फूड में बहुत बड़ा इसका यूज है। हम डेली खाना खाते हैं, उसमें हम NaCl ये चीज़ें डालते हैं, NaCl डालते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा NaCl, शुगर का यूज होता है, ठीक, जिसको हम केमिस्ट्री में सुक्रोज बोलते हैं। ग्लूकोज हो गया, ठीक। और खाने में से विनेगर का यूज होता है, जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं केमिस्ट्री में। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑयल हो गया है, और जितने भी हमारे केमिकल्स है, फैट्स, विटामिन्स, ये सब चीज़ें हमारे किसके अंदर, फूड्स के अंदर आती है। तो इन सब की स्टडी करेंगे हम केमिस्ट्री की हेल्प से। इसके बाद आता है पेपर, जिसपे हम लिखते हैं। पेपर किससे बना होता है, केमिस्ट्री से। इसके बाद कुकिंग कुकिंग में इसका बहुत बड़ा यूज है। कुकिंग में क्या यूज होता है इसका कि रिएक्शंस करते हैं, यानी ये जो केमिकल्स हमने दिए, जब हम फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसके बीच में केमिकल रिएक्शंस होती है, प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो उसके अंदर वो क्या है, कुकिंग प्रोसेस में आ जाता है। तो वो एक तरह से रिएक्शंस प्रोसेस में आएगा, तो उसको भी हम इसी तरह से यूटिलाइज करते हैं। बैटरीज में इसका बहुत बड़ा यूज है। उसके अंदर एसिड का यूज किया जाता है, वाटर का यूज किया जाता है। तो वो यहाँ पे हमारा क्या है, बैटरीज में इसका बहुत बड़ा यूज है। इसके बाद हम बात करेंगे मेडिसिन में यूज है, यानी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर जो भी मेडिसिन होती हैं, चाहे वो साइडन हो गई, पैरासिटामोल्स हो गई, कफ सिरप्स हो गया, इन जितनी भी टाइप की हमारी मेडिसिन होती है उनमें क्या होता है, हमारा ये यूटिलाइज होता है। अच्छा, एक चीज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। एक होता है मेडिसिन, दूसरा होता है ड्रग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेडिसिन और ड्रग्स। कोई भी मेडिसिन ड्रग्स कहलाती है, ठीक। कब, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शंस होगी जिसमें हम जो हमारी बॉडी को चेंजेस आता है, जिसको हम यूटिलाइज करते हैं एज ए केमिकल इंप्रूव करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग्स। तो ये एक तरह से मेडिसिन ही होती है। लेकिन अगर हम किसी मेडिसिन को रेगुलरली यूटिलाइज करते रहें, यानी जिसके हम एडिक्ट हो जाएं, तो वो एक तरह से कॉमनली नोन एज ड्रग्स कहलाता है। जैसे कि हम सैडोन की बात करते हैं, तो सैडोन में क्या होता है कि जब हम दवाइयाँ लेते हैं,
हमें लगता है कि हमारा सर दर्द हो रहा है और हमने टैबलेट ले ली, तो उससे क्या होगा, ड्रग्स तो हम उसको यूटिलाइज करते हैं, थोड़ी सी देर में दवाई लेंगे, तो अगर हम फिर थोड़ी देर में फिर पेन होता है तो हम फिर दवाई लेते हैं, तो वो एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। जिस चीज़ के लिए एडिक्ट हो जाएंगे तो वो मेडिसिन क्या कहलाएगी, हमारे लिए ड्रग्स की तरह काम करती है, फिर हमें सर दर्द हमें बिना दवाई के नहीं जाएगा। इसके बाद आता है हमारा सोप, जिसको हम डेली यूज में लेते हैं, सोप। ठीक, सोप भी हमारा एक तरह से केमिस्ट्री में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, और इसकी प्रिपरेशन भी हम पढ़ेंगे, सोप किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है सोप की प्रिपरेशन, सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में डिफरेंस भी पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में पढ़ा था आपने। तो सोप्स, डिटर्जेंट, पेट्रोल, पेट्रोल्स में इसका यूज होता है, और क्लॉथ्स, इनफैक्ट मार्कर और पेन्स, और पेंट, और भी बहुत सारे हम ये कहेंगे ब्रांचेज हैं जिसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा यूज है। सीमेंट, यानी कि बिल्डिंग वाले बिल्डिंग मटेरियल जो होता है, बिल्डिंग मटेरियल। अब आप देख सकते हो केमिस्ट्री एक वाइड सब्जेक्ट है, जिसको हम किसी भी लाइंस में हम देखें, कॉस्मेटिक्स ले लेते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल्स है, कॉस्मेटिक्स। तो आप एक तरह से देख सकते हो केमिस्ट्री एक वाइड सब्जेक्ट है, जिसको हम किसी भी लाइन में अगर जाना चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का रोल करती है। तो ये नहीं कह सकते कि केमिस्ट्री एक छोटा सब्जेक्ट है जिसको हम सिर्फ स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, नहीं। इसको अगर इंडस्ट्री की बिहाफ पे देखा जाए तो फूड इंडस्ट्री, यानी कि फूड वाले जहाँ पे NaCl प्रिपरेशन होती है, शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, विनेगर होता है, और भी बहुत सारे केमिकल फूड्स आइटम बनते हैं, तो वहाँ पे एक केमिस्ट्री ब्रांच का आदमी आराम से जाके जॉब कर सकता है। इस तरह पेपर इंडस्ट्री में जाता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक का आजकल बहुत बड़ा यूज़ है। आपके फेस वॉश से लेके फेस मिक्स पैक से लेकर बहुत कुछ इसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो यानी कॉस्मेटिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है, कुकिंग में इसका रोल्स है, बैटरीज का हर तरह से इम्प्रूव होती है, सेल्स यूज़ होते हैं जो हमारे उसमें यूज़ होते हैं, यहाँ तक कि बात करें आजकल सोलर पैनल्स यूज़ होते हैं, तो वो भी हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड ही है। बिल्डिंग मटेरियल बनता है, बिल्डिंग मटेरियल हर बार इम्प्रूवमेंट रहता है। जैसे आपने सीमेंट्स का नाम सुना होगा, पहले बोलते थे बिरला सीमेंट, फिर अल्ट्रा बिरला सीमेंट, तो इस तरह से उसका नाम होता है, अल्ट्रा वर्ड आ जाते हैं, तो वो इम्प्रूवमेंट के बेसिस पर चेंजेस आते हैं। फिर उसके बाद मेडिसिन हर रोज इम्प्रूव होता रहता है। अब जैसे कोरोना चल रहा है तो उसमें बहुत बड़ा रोल इसी चीज़ का है, हमारा मेडिसिन का। तो ये जो उसमें जो वर्क कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, वो केमिस्ट्री बेस पे ही आगे बढ़े हैं। आगे सोप की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सोप्स आते हैं, और ये कहते हैं कि हमारे इसमें ये नई चीज़ आई है, इसमें चारकोल है, इसमें कुछ और चीज़ें, तो वो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इस लाइन में बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये कह सकते हैं कि डिटर्जेंट्स, पेट्रोल्स में इम्प्रूवमेंट आती रहती है, कि जैसे आपने पेट्रोल पंप पे गए होंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के पेट्रोल्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसका बहुत बड़ा पेंट्स हर बार इम्प्रूवमेंट आती है। कैसे कि हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया फ्री पेंट्स आ रहे हैं, ठीक, तो वो एक तरह से ग्रोथ आ रहा है उनके अंदर, इंडस्ट्री अपने आप को ग्रोथ कर रही है, इम्प्रूव कर रही है, R&D से चेंजेस ला रही है, तो वो किस बेस पे आएगा, ओनली बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। तो हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री एक वाइड सब्जेक्ट है, जिसकी ब्रांच बहुत ज़्यादा वाइड है, हर एक जगह इसका यूटिलाइज हो रहा है। इनफैक्ट आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आपके क्लॉथ्स जो बने हुए हैं, ये किससे बने हुए हैं, आपके केमिस्ट्री बेस पे। और आपके जेब में जो कॉइन्स हैं, नोट हैं, ठीक, ये किसके बने हुए हैं, ये आपके मेटल के बने हुए हैं। और मेटल किसका होता है, आपका मेटल केमिस्ट्री लाइन में आता है। तो हम ये कह सकते हैं हम किसी भी तरह से केमिस्ट्री से छूटे हुए नहीं हैं, हर जगह केमिस्ट्री देखी जाती है। हम बात करेंगे
केमिस्ट्री के हमने ब्रांचेस के बारे में डिस्कस कर लिया है, बहुत सारी ब्रांचेज होती है, कहाँ कहाँ इसका स्कोप्स है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हम पॉइंट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं मैटर। मैटर के बारे में डिस्कस किया जाता है। व्हाट इज मैटर, अब छोटे 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो मैटर क्या होता है, ठीक है। वाटर, व्हाट इज मैटर, वाटर मैटर, ठीक। तो एनीथिंग which has some mass and occupies some space, occupies some space। यानी कि जो मैटर है वो क्या है, एनीथिंग, कोई भी चीज, ठीक है। कोई भी चीज मैटर कब कहलाएगी, जब उसमें क्या होगा, कुछ मास होगा, मास होना चाहिए, कोई ना कोई मास होना चाहिए, और स्पेस भी ऑक्यूपाई करना है। ये अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है और मास भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो कोई भी चीज हो सकती है, चाहे जैसे आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसको ज़्यादा डिस्कस ना नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, तो लेकिन कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल मार्कर, स्पेस पे लिया हमने, इसको रख दिया तो इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया और इसका वेट भी है। एयर की बात करते हैं तो एयर क्या है हमारा, ये कह सकते हैं कि मैटर है। कब पता चलेगा कि मैटर है, क्या उसका वजन है, आपको नहीं लगता कि वजन है, यानी क्यों वजन, क्योंकि नेग्लिजिबल वेट होता है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि वेट होता है और स्पेस स्पेस घेर रहा है, हमें पता नहीं चला स्पेस घेर रहा है। तो हम इसको पता करने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक प्रैक्टिकल मेथड से हम इसको पता करते हैं। तो वो क्या है कि अगर हम एक बैलून ले और बैलून का वेट कर लेते हैं, बैलून का वेट कर लिया और उसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद हमें क्या करना है, बैलून को उसमें एयर फिल करनी है। जब एयर फिल करेंगे तो बैलून क्या होगा, एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होने के बाद अब यानी कि उसने स्पेस घेर लिया, एक्सपेंड होना मतलब स्पेस घेर लिया, तो किसने घेरा है, एयर ने। और उसके बाद उसका वेट करेंगे तो वेट पहले से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एयर का वेट भी होता है। तो दोनों कंडीशन उसने फॉलो की है, उसका मास भी है और उसने स्पेस भी स्पेस भी घेरा है। तो ये अगर दोनों चीज जो फॉलो करेगा उसे हम क्या कहेंगे, मैटर। ऐसी लिक्विड का एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस हो, अगर हमें पता करना है कि वो मैटर है या नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो, अगर कोई भी सब्सटेंस अगर मास भी है, उसका स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, मैटर। क्लियर। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैटर नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि मैटर, कि हम कहते हैं कि अब हमें ये लगेगा कि फिर तो हर चीज़ मैटर है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ये कहेंगे नॉन मैटर में आते हैं। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें नॉन मैटर में आती है, सोचिए आप। तो मैं आपको बताता हूँ कि नॉन मैटर में कौन कौन सी चीज़ आती है। फॉर एग्जाम्पल लव, अट्रैक्शन, फीलिंग, हेट, और भी बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हैं। तो लव, ये कहा जाता है प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है, कहते हैं। तो प्यार में ताकत होती है तो इसका मतलब क्या है, ये कहेंगे कि भाई जो प्यार में आता है वो बहुत बड़ा, उसमें क्या है, दिल दिल में जगह बना लेता है, दिल में बहुत जगह स्पेस ले लेता है। तो अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, ठीक है, मेरा वेट कर लो, और अगर मेरे को प्यार है तो क्या मेरा वेट बढ़ जाएगा, क्या ऐसा होता है? या आप भी ये समझते हैं कि किसी के अंदर अगर प्यार है, उसका वेट बढ़ रहा है, तो यानी कि वो तो मैटर कहलाएगा, क्योंकि स्पेस भी घेरा होगा उसके दिल में। तो ऐसा नहीं होता, ये जस्ट ए लेटर है, जस्ट ए लेटर कह सकते हैं, या ओनली ए वर्ड, जस्ट ए वर्ड। तो ये मैटर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि ये जगह नहीं घेरते, इनका वजन नहीं होता। ये सिर्फ शब्दों के खेल हैं, जिनमें एक आ जाता है कि प्यार में जगह घेरते हैं। ऐसी अट्रैक्शन, ऐसी फीलिंग बहुत भारी होती है, ये कहा जाता है फीलिंग बहुत ज़्यादा भारी है। तो भारी का मतलब ये नहीं है कि उसका वेट होता है, ये नहीं होता, कहलाता है इसके अंदर। ये जस्ट ए वर्ड्स, हेट, ये जस्ट ए वर्ड्स, ये दीज आर नॉन मैटर्स,
नॉन मैटर। आप इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में लिख देते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी मैटर को अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में कि मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है। तो मैटर को हमने मैटर के हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे दो बेसिस पे इसको क्लासिफाई करेंगे। तो फर्स्ट है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक। दूसरा हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन कि फिजिकली इसको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फिजिकली मतलब कि फॉर एग्जांपल ये कोई सब्सटेंस है, तो ये फिजिकली कैसा दिखता है, सॉलिड है ना, ठीक, लिक्विड तो नहीं है, गैस तो नहीं है, उस बेस पे। तो अगर ये फिजिकली अगर क्लासिफाई करते हैं तो इसको हम 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और गैसियस स्टेट, ये कह सकते हैं। तो हमने इसको 3 वे में इसको डिवाइड किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं कि फिजिकली हमने इसको 3 टाइप में डिवाइड किया है। आगे बताते हैं इसको। तो अब क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं। तो हमने डिस्कस किया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। किसी के बारे में भी जानना हो, किसी की प्रॉपर्टी समझनी हो, तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, बाकी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल, हालांकि हमें कभी एग्जाम में लिखना हो तो एग्जाम्पल सबसे लास्ट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल को पहले लिख रहा हूँ। तो सॉलिड क्या है, सॉलिड ये, ठीक है, पेन हो गया, मार्कर हो गया, बुक्स हो गई, ठीक है। तो बुक्स ले लेते हैं, बुक्स, वॉल, बोर्ड एक्सेट्रा, ठीक है। लिक्विड में सबसे पहले हम लिखेंगे वाटर, ठीक। दूसरा मिल्क ले सकते हैं, अल्कोहल, ऑयल एक्सेट्रा। गैसेस में हम ले लेंगे एयर, ठीक, वेपर्स एक्सेट्रा। अब हमें ये इसके एग्जांपल्स पता चले, एग्जांपल्स जब भी हम कोई डिस्कस करेंगे तो एग्जांपल आपके माइंड में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि शेप के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शेप। तो यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज है एक तरह से। तो पहले शेप कि शेप वाइज सॉलिड की प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो शेप में हम ये कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट है ये हमारा लास्ट पॉइंट है एग्जांपल में। तो शेप, इसका जो शेप होता है वो डेफिनेट शेप होता है, शेप कभी इसका चेंज नहीं होता, डेफिनेट कैसे कहोगे डेफिनेट है, बताएंगे अभी। इसका कैसा होता है, इनडेफिनेट, या फिर डेफिनेट नहीं तो दूसरा वर्ड इसको यूज कर सकते हैं, फिक्स शेप होता है, फिक्स्ड। इसके लिए नॉट फिक्स्ड, ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, इजी वर्ड है, ठीक। यहाँ पे भी ये इसका इनडेफिनेट और नॉट फिक्स्ड। कैसे पता चलेगा कि ये फिक्स्ड है, ये नॉन फिक्स्ड है, ये नॉन फिक्स्ड है। बहुत ही
इसको एग्जाम्पल से, कोई भी चीज़ देखो प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। तो बुक्स की बात करते हैं, या फिर इसमें और हम ले सकते हैं मार्बल। मैंने इसमें मार्बल ले लिया, या मार्कर ले लिया, एग्जाम्पल में और ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, ठीक है, इससे और इजी होगा। मैंने ली बोतल, ठीक है, 2 लीटर की पेप्सी बोतल ले ली, उसके अंदर मैंने मार्कर डाल दिया, तो क्या वो उसका मार्कर का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, जैसा मार्कर का जो शेप है वही रहेगा। मैंने उसके अंदर मार्बल ऐड कर दिया, मार्बल, ठीक है, कंचे, उसको ऐड कर दिया, तो उसका शेप क्या गोल से कुछ और बन जाएगा क्या? नहीं होगा, वो उस गोल ही रहेगा। तो वो क्या है? डेफिनेट शेप है, जो शेप है उसकी वो फिक्स रहेगी। लिक्विड की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, उसका क्या है? इनडेफिनेट, यानी नॉट फिक्स है। वाटर है, मैंने ग्लास में एक गिलास पानी लिया और उसको मैंने बोतल में ऐड कर दिया, तो शेप कैसी हो गई उसकी? बोतल जैसी शेप हो गई। तो यानी कि शेप चेंज हो गई ना, पहले ग्लास जैसी शेप थी, अब बोतल हो गई। बोतल से मैंने उसको बाल्टी में ऐड कर दिया, तो बाल्टी जैसी शेप हो जाएगी। उसको वहाँ से मैंने किसी और में ऐड कर दूंगा, तो उसकी जैसे हो जाएगी, जैसी जिसमें ऐड करूंगा वैसी उसकी शेप। सेम कंडीशन गैस, गैस भी यानी कि एयर की बात करते हैं, तो एयर को भी हम किसी में भी ऐड करें, जिसमें भी इसको ऐड करेंगे वैसी उसकी शेप ले लेगा। तो यानी कि इसकी खुद की कोई शेप फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। तो कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। दूसरे हम इसमें बात करेंगे वॉल्यूम की, वॉल्यूम, ठीक। तो वॉल्यूम में इसका क्या होता है? डेफिनेट रहता है, और जैसे ऊपर है कोई फिक्स डेफिनेट, यहां पे ये डेफिनेट रहेगा और फिक्स्ड, ये इनडेफिनेट और नॉट फिक्स्ड। कैसे? वॉल्यूम का हम कंसेप्ट क्या कहता है, वही सेम एग्जांपल लेंगे कि हमने क्या लिया, बोतल लिया, उसके अंदर मार्कर को ऐड कर दिया, तो उसका जो वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल इसका हम ये कहते हैं ये 2 ml है, तो उसमें 2 ml ही रहेगा, वो बढ़ के ये तो नहीं है कि और बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, ना से बढ़ रहा है ना घट रहा है, सेम साइज है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि डायग्राम से बताते हैं आपको कि मैंने क्या किया, एक बोतल ली, ठीक, एक और बोतल ले ली, एक और बोतल ले ली, ऐसे मैंने 3 बोतल ली और तीनों का साइज अलग है। सपोज ये 1 लीटर बोतल है, ये 2 लीटर बोतल है, ये 3 लीटर बोतल है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने मार्बल ऐड कर दिए, ये मार्बल से ऐसे मार्बल ऐड कर दिए। आप देखते रहो कि ये जो मार्बल है इसका साइज यहाँ तक है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, इसको 1 लीटर वाली बोतल में ऐड कर दिया, इसको एम्प्टी कर दिया किसके अंदर, 2 लीटर वाली बोतल में, 1 लीटर वाली बोतल को 2 लीटर वाली बोतल में ऐड कर दिया। तो ये कहाँ तक ऐड होगा, ये यहाँ तक रहेगा भाई, जो 1 लीटर का उसका एरिया है उसी में रहेगा, बाकी हाफ पोर्शन खा लेगा कि ये इसका हाफ है, ठीक है। अब इसमें से मैंने उसको 3 लीटर वाली बोतल में ऐड कर दिया, तो भी यहीं तक ही रहेगा, बाकी 2/3 उसका खाई रहेगा, ठीक है। यानी 1/3 का यहाँ पे हाफ फिल हुआ था, ये कंप्लीट फिल है, यहाँ पे हाफ फिल्ड होगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 फिल होगा, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम सिर्फ इसमें 1 लीटर है, इसमें 1 लीटर है, ये इंक्रीज नहीं हुआ। यही कंसेप्ट अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड में मैंने पानी ले लिया, अब यहाँ पे वाटर है, मार्बल ना लेकर के हमने क्या ले लिया इसके अंदर, वाटर। अगर वाटर ले लेते हैं तो 1 लीटर वाटर ले लिया, उसको मैंने इसमें फिल किया, तो भी ये 1 लीटर ही रहेगा। अगर पेप्सी पीती हो आजकल, ठीक है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, पेप्सी का टाइम रहता है, तो उसमें क्या किया, अगर हमने 1 लीटर वाली बोतल ली और उसको 2 लीटर वाली बोतल में डाल दिया, तो ये तो नहीं है कि उसके अंदर 2 लीटर वाली पेप्सी बन जाएगी, रहेगा तो 1 लीटर ही ना उसके अंदर। वही चीज़ है, अगर हम 1 लीटर जो हमारे 2 लीटर वाले में है उसको हम 3 लीटर वाले में डाल दिया, तो वो 1 लीटर ही रहेगा, वो बढ़ के तो 3 लीटर नहीं हो जाएगा ना। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे कहता है कि फिक्स जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, डेफिनेट रहेगा, फिक्स रहेगा। जबकि गैस की हम बात करते हैं, तो गैस
अगर हमने कोई गैस इसके अंदर फिल की, इसके अंदर गैस भरी हुई है, यहाँ ऊपर से हमने इसको पैक कर दिया, ठीक है, और इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पे फिर इसको हटा दिया, यानी कि अब जो इसके अंदर फिल होगा तो ये जो गैस थी वो कंप्लीट एरिया ले लेगी, यानी कि पूरा वॉल्यूम कवर कर लेगी, जितना उसको स्पेस मिलेगा उतने में वो फैल जाएगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हो, स्मोक, धुआं, ठीक है। तो धुआं क्या है कि अगर उसको कम स्पेस मिलेगा तो कम एरिया में धुआं घूमेगा, ठीक है, उसको जितना स्पेस मिलेगा वही धुआं दूसरे इसमें फिर और ज़्यादा खेलेगा, ठीक है, घुल जाएगा, और जितना उसको स्पेस मिलेगा उतना ज़्यादा वो फैलता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो इंडेफिनिट है, नॉन फिक्स्ड है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे फ्लो, यानी कि फ्लो की बात करते हैं, फ्लूइडिटी और फ्लूइडिटी कैसे होती है, यानी कि फ्लोनेस। तो अगर सॉलिड की बात करते हैं, अगर मैंने सॉलिड रख दिया यहाँ पे, क्या फ्लो करेगा? क्या नहीं, जैसा है वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर क्या करता है? फ्लो करता है। तो हम ये कहेंगे नॉट, डू नॉट फ्लो, इट कैन फ्लो, गैस ऑब्वियसली फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो ये क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, और ये जो सॉलिड होता है वो फ्लो नहीं करता है। फोर्थ हम पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस छोटी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के जो स्पेस, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से ऐसे देखा है आपने, क्लियर। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से रहते हैं, और जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे रहते हैं। क्लियर। तो इसमें बोला हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये सब क्या है? हमारे मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, एटम कह सकते हैं, पार्टिकल्स कह सकते हैं। तो इंटर पार्टिकल, इंटर एटॉमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, तो डिपेंड करता है किस तरह के हमारे पार्टिकल्स हैं। आगे हम पढ़ेंगे इन सब के डिफरेंस के बारे में। तो अभी आप ये समझिए इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। तो इनके बीच में जो स्पेस है वो कैसा है? नेग्लिजिबल, ठीक है। वैसे तो ये सोचा जाता है कि सॉलिड के अंदर स्पेस नहीं होता। अब ये कहोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं डस्टर की बात करता हूँ, डस्टर ले लिया मैंने, तो इसके बीच में स्पेस है? अब इससे नहीं, तो स्पेस होता है। कैसे हम पता चलेगा स्पेस होता है? तो आप एग्जांपल लो, वॉल, सपोज ये वॉल है, तो इसके ऊपर अगर हम ये कहेंगे कि इसमें स्पेस नहीं है, ये मान के चलते हैं, लेकिन अगर हम वाटर स्पेस स्प्रेड करते हैं, जब वाटर देखते हैं तो ऊपर से फ्लो होके आता है, लेकिन वो नीचे जाते जाते बहुत ही कम जाता है, तो बाकी जो इस वाटर वो कहाँ चला गया? वो एब्जॉर्ब हो गया। वो एब्जॉर्ब हो गया किस पे? उसके सरफेस पे, उसमें जो स्पेस थी उसमें एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो ये है कि उसके अंदर स्पेस होता है लेकिन नेग्लिजिबल। सेम कंडीशन और भी बहुत सारी चीज़, जैसे कि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो ये क्या है? इसमें स्पेस है तभी इस पर लिखा जा रहा है, अगर इस पर स्पेस नहीं होगा तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड के अंदर भी स्पेस होता है, ठीक है। वो क्या करता है? वो गैसेस को, जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर चले जाते हैं, यानी कि इसके बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है
इसके अंदर गैसेस के पार्टिकल चले जाते हैं। और इसका एग्जांपल हम बता सकते हैं कि एलॉय जो फॉर्मेशन होती है वो इसी के बेसिस पे होती है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, अदरवाइज एलॉय फॉर्मेशन होगी ही नहीं। एलॉय मतलब मिक्सिंग ऑफ टू मेटल्स, ठीक है। तो दो मेटल को अगर हम मिक्स करते हैं तो एक जो नया प्रॉपर्टी गेन करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो एक एलॉय फॉर्मेशन होता है, वो इसी वजह से दो मेटल को आपस में मिक्स करके बनता है। तो हम ये कहेंगे कि नेग्लिजिबल स्पेस। नेग्लिजिबल स्पेस। अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर स्पेस होता है, इसके अकॉर्डिंग तो दिख रहा है होता है, लेकिन हम प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करेंगे? तो प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए हमने 9th क्लास में एक्सपेरिमेंट भी किया था। उसी एक्सपेरिमेंट को मैं आपके सामने फिर से रिपीट करता हूँ कि हमने क्या लिया, एक बीकर वाटर ले लिया और उसको हमने फिल कर लिया 100 ml तक और मार्क कर दिया यहाँ पे इस तरीके से मार्कर से, ये 100 ml का मार्क कर दिया, ठीक। और इसमें 2 स्पून हमने शुगर ऐड कर दी, इसके अंदर शुगर ऐड कर दी। जब ऐड कर देंगे 2 स्पून तो इसको स्टिर कर दो। जब स्टिर करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि शुगर तो कंप्लीट डिजोल्व हो गई है, लेकिन इसका जो मार्क है वो उससे इंक्रीज नहीं हुआ, यानी कि जो लेवल था उसका लेवल सेम रहा है। तो उसकी जो शुगर के पार्टिकल्स है वो कहाँ चले गए, वो इसके जो पार्टिकल जो यानी कि स्पेस है यहाँ पे, जो इसकी स्पेस थे उसमें डिजोल्व हो गए। तो इसलिए इसका जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये हम ये कहेंगे कि होता है। तो दे हैव इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, बट लेस देन गैस, पर गैस के मुकाबले कम होता है, ठीक है। अब गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए प्रैक्टिकली हम बता सकते हैं। तो प्रैक्टिकली कैसे बोलेंगे कि अगर हमने अगरबत्ती लगाते हैं घर के अंदर, ठीक है, अगरबत्ती लगा दिया या फिर धूपबत्ती लगा दी, तो उसकी जो स्मोक है वो जो निकलता है, ठीक है, जो उसके पार्टिकल्स स्प्रेड हो रहे हैं, गैसेस पार्टिकल निकल रहे हैं, ठीक, तो वो पार्टिकल कहाँ जाते हैं, वो हमारे एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, आसपास एयर में पहुँच जाते हैं। और फिर तो वो पार्टिकल कहाँ चले गए, वो पार्टिकल इनके बीच में यहाँ पे इस तरह से स्प्रेड हो गए, ठीक है, बाद में गायब हो जाते हैं। तो वो पार्टिकल्स यहाँ पे डिसॉल्व हो जाते हैं, इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो ये कहेंगे कि इनके अंदर सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, तभी कोई भी गैस आके इसी में डिसॉल्व हो जाती है। तो दे हैव लार्ज इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस, क्लियर। इसके बाद 5th पॉइंट हम ले सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो फोर्स है वो कैसा है, इनके बीच में अट्रैक्शन किस टाइप से है। तो सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी वेरी स्ट्रांगली रहते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द पार्टिकल or molecular particles और molecules, क्लियर। तो इन बिटवीन द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है या वॉल है, जो भी आप समझ सकते हो, ठीक है, वॉल समझ लो या फिर बोर्ड समझ लीजिए, ठीक। तो आप क्या इसके इसमें पार हो सकते हैं? इजीली नहीं हो सकते। मैं इस मार्कर को मैं इसमें फेंकता हूँ तो भी वो टकरा के
गिर जाएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पार्टिकल के बीच में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी क्या होता है कि आपस में इसको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते और हम मूव नहीं कर सकते। लेकिन हम बात करते हैं लिक्विड के अंदर, तो आप स्विमिंग पूल का आपके माइंड में आना चाहिए। जब स्विमिंग पूल में आपने मूवमेंट की होगी तो उसमें हम जब चलते हैं तो इस तरह चलाया था, बहुत धीरे 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 स्लोली मूव करते हैं, चाहे हम कितनी भागने की कोशिश करें तो बहुत स्लोली मूव करते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, H2O के पार्टिकल से मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत वो क्या आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं। तो उनको हटाना, उनको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो जिससे क्या होगा कि हम उसको मूव नहीं कर सकते, यानी कि उनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट लेस देन द सॉलिड एंड ग्रेटर देन द गैस। ठीक है, अब गैस के कंसेप्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे आसपास क्या है, एयर है, ठीक, और हम आगे मूव कर रहे हैं, तो मूव इजिली कर पा रहे हैं क्योंकि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। लेकिन हम ये जो अच्छा ये कैसे जानेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दोनों कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, लिक्विड के लिए भी और गैस के लिए भी, कि अगर आपने देखा होगा कि वाटर के हम आगे मूव करें तो वाटर को हमने काट दिया। जब हम जैसे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं तो वाटर को उसको काटते जाते हैं, तो यानी कि उसको डिस्प्लेस करते जाते हैं। तो जब हम आगे मूव करते हैं तो पीछे की तरफ जो वाटर है वो ऐसा तो नहीं है कि वो स्पेस बना के रहेगा, ठीक है, वो क्या होता है, वापस से अट्रैक्ट हो जाता है, वापस से वहीं जुड़ जाता है। तो वो कब जुड़ेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, किसी चीज़ के बीच में अट्रैक्शन है तभी तो वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि हम आगे गैस के लिए मूव कर रहे हैं, गैस यहाँ से रिप्लेस हो रहा है, लेकिन पीछे जाके वापस से वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो अट्रैक्ट होने का मतलब क्या हो गया कि जो गैस के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि बोथ कंटेन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट liquid contains force of attraction, force of attraction है, but less than solid and more than गैस, ठीक है, और दे हैव वेरी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर? 6th पॉइंट, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी हम उसको कैसे कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्या सॉलिड को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, ट्राई करो, आप इसको कंप्रेस करके देखो, तो कंप्रेस नहीं हो सकता। तो दे कैन नॉट इजीली कंप्रेसिबल, तो हम इसको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। जबकि लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं, वो भी नॉट इजीली कंप्रेसिबल, ठीक है, वो सिर्फ एक तरह से हम ये कहेंगे कि इसको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अब इसको प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो बैलून का एग्जांपल ले सकते हो। तो बैलून के अंदर हम इसको कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। गैस को कैसे कंप्रेस करेंगे कि आपके घरों में सिलेंडर आते हैं जो एलपीजी के होते हैं, जिसपे हम खाने में यूज़ करते हैं, घर के अंदर खाना बनता है, कुकिंग में यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर जो गैस आती है वो कंप्रेस होके आती है, वो जो फिल होती है वो किस तरह कंप्रेस करके। तो हम जब गैस प्रेशराइज करते हैं तब उसमें प्रेशर से वो गैस फिल होती है, तो हम उसको प्रेशराइज यानी कंप्रेस करके फिल कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, नॉट कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल हम कहेंगे इसको भी नॉट कंप्रेसिबल, कैन बी compressible or easily compressible that can be compressed, clear? और हम क्या बता सकते हैं, डेंसिटी,
डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अपॉन में वॉल्यूम की कैसे कहेंगे कि अगर हम सबका वॉल्यूम फिक्स कर लें, ठीक है, वॉल्यूम का मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर की बोतल लेते हैं पेप्सी की, ठीक है, खाली बोतल है, तो उसके अंदर पहले के अंदर हमने क्या भर दिया, सॉलिड भर दिया, यानी कि या तो रेत भर दो, ठीक है, हमने रेत भर दिया, ठीक है, ज़्यादा हम हैवी चीज़ नहीं ले रहे, ओनली रेत भर दिया। तो जब रेत भर दिया, सेम तरह की बोतल हमने दूसरी ले ली 1 लीटर की बोतल, उसके अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, तीसरे के अंदर हमने एयर ऐड कर दी। वेट किसका सबसे ज़्यादा है, वॉल्यूम सबका सेम है, 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, लेकिन सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा, सॉलिड का, यानी कि डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि हम ये कह सकते हैं डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम सबका फिक्स है, तो मास सबका मास इंक्रीज हो रहा है, इसका मास सबसे ज़्यादा होगा सॉलिड का, ठीक है, तो डेंसिटी हाई, ठीक है, यानी हाईएस्ट। हाईएस्ट डेंसिटी, ठीक, और इसका क्या होगा, हायर देन गैस बट लेस देन सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में कम और गैस के मुकाबले हायर, और इसका वेरी लेस, ठीक है, तो ये सर डेंसिटी का कंसेप्ट था, ठीक, आप इसको नोट कर सकते हैं। हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। ये उसी मिक्सचर का पार्ट है जो हमने पहले लिखा था, पहले यहाँ पे मिक्सचर लिखा था, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने 3 टाइप में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में किस तरह से डिवाइड किया है, इसके अंदर डिवाइड करेंगे हम मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस, ठीक, मिक्सचर, मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, मिक्सचर को फर्दर डिवाइड किया हुआ इन्होंने 2 टाइप्स में, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्लियर, एक एक करके बताएंगे सबके बारे में। प्योर सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स। एलिमेंट्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 टाइप्स में, मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स या फिर सेमी मेटल्स बोल सकते हैं, और सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स। कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड हमारे पास 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लीज नोट कर लीजिए इसको। तो अब एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक वर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन से, एग्जांपल से लेके। तो सबसे पहले इसमें आया था हमारा मिक्सचर।
तो मिक्सचर क्या होता है? तो मिक्सचर हम ये कहेंगे कि ए मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, तो लिखिए आप, ए मिक्सचर is a combination of two or more, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, केमिकली नॉन रिएक्टिंग substances। सब्सटेंसेस में यहां पे आ सकता है, ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर हमारे क्या हो सकते हैं कि ये ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक, कि जो दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग, यानी कि ऐसे मिक्सचर होंगे लेकिन आपस में रिएक्ट नहीं करते, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता। क्लियर? इसको एग्जांपल से हम समझेंगे, लेकिन बाय टू टाइप्स, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या आता है? तो इस बात को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल समझने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए, तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन लिख देते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं कि द मिक्सचर इन विच इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एंड आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल आपके माइंड में आना चाहिए, तो माइंड में क्या आएगा एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, कि हम ले लेते हैं एक ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, इसके अंदर हम शुगर ऐड कर देते हैं, शुगर ऐड कर दिया और स्टर कर दिया। शुगर ऐड करने का यानी कि ये क्या बन गया, एक तरह से शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन फॉर्म कर चुके हैं हम। शुगर सॉल्यूशन बनने के बाद अब आप यहां से टेस्ट करके देख लो, आप यहां से टेस्ट करके देख लो, आप इस एरिया से टेस्ट करके देख लो, आप इस एरिया से टेस्ट करके देख लो। अब कहीं से भी टेस्ट करके देखोगे आपको सेम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आपको यानी कि वाटर के भी और शुगर के भी, दोनों के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको इक्वल अमाउंट में टेस्ट होंगे। क्लियर? तो हम ये नहीं कह सकते कि इधर ज्यादा है इधर ज्यादा है, कि जो शुगर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि शुगर के पार्टिकल्स हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द वाटर। ठीक, तो ये बात समझ लीजिए, द मिक्सचर इन विच इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली वाली इक्वली, कंप्लीटली इक्वली, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एंड आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। और इसलिए हम इसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या बन जाएगा, वो सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आप शुगर सॉल्यूशन, इसके एग्जांपल लिख सकते हो, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन एक्सेट्रा। ठीक, एयर भी ले सकते हो इसके। तो ये सब क्या है, आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक, और इट्स कंस्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। और इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, यानी कि शुगर, जब ये मिक्स हो जाएगा, यानी शुगर का कंटेंट जब मिक्स हो जाएंगे या सॉल्ट के कंटेंट जब मिक्स हो जाएंगे, तो इसको हम माइक्रोस्कोप में अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हम इसके पार्टिकल्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो नॉन विजिबल रहेगा, इनविजिबल रहते हैं, तो उनको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अंडर द माइक्रोस्कोप। तो बात करते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या बताता है कि द मिक्सचर इन विच इट्स कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट
आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। तो ये नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, यानी कि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, ये नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहते हैं, ठीक है। और इसके कंटेंट जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसको हम माइक्रोस्कोप में इजीली विजिबल कर सकते हैं। आपको इसको समझाने के लिए हम एग्जांपल और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके अंकल आंटी के वहाँ जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे आपके सामने जब आता है नाश्ता आता है तो आप भी किसी के वहाँ रखते हो, तो प्लेट में हमने रख दी नमकीन आती है, ठीक है। तो नमकीन में आपने देखा होगा आजकल वैराइटीज ऑफ नमकीन आती हैं, तो उसमें हमने क्या देखा है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमें क्या काजू दिखाई दे रहे हैं, ये काजू हो गई, ये किशमिश हो गई, बादाम भी दिखाई देते हैं, और काजू किशमिश बादाम ये हमें इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हमने एक चम्मच से क्या किया, अंकल आंटी सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, बच्चा बैठा है, पापा बात कर रहे हैं, बच्चा बैठा हुआ है, तो बच्चा क्या करेगा, अंकल आंटी बोलती हैं बेटा कुछ तो खाओ, तो क्या करेगा बच्चा, एक चम्मच से उठाने लगेगा। उसके माइंड में है, आपके माइंड में क्या चल रहा है उस टाइम पे, आपका माइंड चल रहा है कि मैं उस चम्मच से काजू उठा लूँ, तो काजू उठाने लगते हैं। लेकिन बाई चांस क्या होता है, क्योंकि काजू का जो पीस होता है वो उठा कर गिर जाता है, तो आपके हाथ में क्या रहा, काजू तो नहीं आई। तो ये कह सकते हैं कि हर बाइट पे एक सब्सटेंस नहीं है। देखिए अनदर ट्राई में क्या हुआ कि काजू आपके हाथ में आ गया या किसमें, तो हर ट्राई में क्या होगा, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं। तो ये कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। इसका एग्जांपल हम दूसरा ले सकते हैं, जो एग्जांपल्स में हम यहाँ पे लिखेंगे सैंड इन वाटर। जब सैंड को हम वाटर में ऐड करते हैं तो उसके अंदर हमने क्या देखा कि जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, नीचे बैठ जाते हैं, और ऊपर की तरफ क्या रहता है, यानी कि अगर हम ये वाटर ले लिया और इसके अंदर सैंड डाला तो सैंड के पार्टिकल नीचे की तरफ ज़्यादा रहते हैं, ऊपर की तरफ कम रहते हैं। तो अगर हम ऊपर से लेंगे तो जो सैंड के पार्टिकल कम मिलेंगे, और नीचे से लेंगे तो सैंड के पार्टिकल ज़्यादा मिलेंगे। तो यानी कि इस एरिया में उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कम है और इस एरिया में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ज़्यादा है, यानी कि हेटेरोजेनियस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं सैंड के पार्टिकल्स। और इसको हम इजीली अंडर माइक्रोस्कोप भी विजिबल कर सकते हैं, तो माइक्रोस्कोप में विजिबल होंगे और इजीली वैसे ही विजिबल हो सकते हैं। तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, तो आप इसको नोट कर लीजिए डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ कंप्लीटली। हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं कि इट इज द सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड हैज ए फिक्स्ड और कांस्टेंट स्ट्रक्चर। इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो शेप होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। ये सिर्फ एक काइंड के पार्टिकल से मिलके बनते हैं, एंड इट कैन नॉट बी सेपरेट इनटू अनदर काइंड ऑफ मैटर, और इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते अनदर काइंड ऑफ मैटर से बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। बट इसमें एक वो आएगा, इसमें फिजिकल प्रोसेस आएगा, केमिकल प्रोसेस को हम दूसरे के लिए यूज करेंगे। तो फॉर ये इसमें लाइन नहीं आएगी, ओनली फॉर बाय फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। अब एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स इसका तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंस है जिनको हम नहीं तोड़ सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल लेके बात किया जाए तो वाटर की बात करते हैं, ठीक है। आपके सामने वाटर है, पानी है, ठीक है। पानी को आपके ग्लास में वाटर है, उसके पार्टिकल्स निकालोगे, एक ड्रॉप भी लोगे उसका पार्टिकल तो किसका होगा, H2O का रहेगा। ये तो नहीं है कि वो उसका पार्टिकल किसी और चीज़ का हो जाएगा, उसको भी आप हटाने की कोशिश करोगे तो भी किसका रहेगा, वो H2O रहेगा। और इसके बाद आप उसको क्या कर रहे, हीट कर रहे हो, हीट करने से क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, तो भी क्या रहेगा, वो तब भी H2O ही रहेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, यानी कि वेपर की फॉर्म में आ गया। यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो H2O तब भी था और अब भी H2O ही है, यानी सॉलिड लिक्विड एंड गैस, यानी स्टेट चेंज हो सकती है लेकिन जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो वही रहेंगे, यानी कि आपका सब्सटेंस वही रहेगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो इट इज द सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। दूसरा हम बात करते हैं, अगर हम बात करें आयरन की, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये मार्कर है, ये अगर
आयरन का बना होता, तो अगर मैं इसका छोटा सा पीस भी लेता हूँ तो वो किसका होता है, Fe का होता है, यानी आयरन का ही बना होता। तो उसको हम कितना भी ब्रेक करें, किसी भी तरीके से उसको ब्रेक करें, चाहे हीट करें चाहे उसको मोल्ड करें, किसी भी तरीके से उसको ब्रेक करने की कोशिश करें, तो भी वो क्या रहेगा, Fe का ही रहेगा, यानी कि उसके पार्टिकल्स किसी और में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो सिर्फ वही पार्टिकल्स रहते हैं। तो उसके ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स से बनके बनता है एंड हैज़ ए फिक्स्ड एंड कंस्टेंट स्ट्रक्चर। उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो फिक्स रहता है, उसका कांस्टेंट स्ट्रक्चर रहता है, यानी कि उनकी शेप रहेगी, उनका साइज रहेगा, उनका जो मास रहेगा वो फिक्स रहेगा। यानी Fe का जो मास होता है आपने पढ़ा हुआ, ठीक है, Fe का हो गया, NaCl Na का हो गया, तो इन सब के मास स्ट्रक्चर वो सब कुछ सेम रहते हैं। एंड इट कैन नॉट बी सेपरेट इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर, और इसको हम दूसरे काइंड में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बाय फिजिकल प्रोसेस की हेल्प से, ठीक है। केमिकली नहीं बोला हुआ, मैं केमिकल हटा दिया वहाँ पे, तो फिजिकल प्रोसेस के उससे से उसको अलग नहीं कर सकते, यानी कि ब्रेक कर नहीं सकती, ठीक है। बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट्स के लिए आपने, तो एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो एटम एलिमेंट्स, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपने पीरियोडिक टेबल देखा हुआ है तो उसको आप ध्यान रखिए। ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है, ऐसे ही होता है, इस तरह लिखा हुआ है, हाइड्रोजन आपका ऊपर आएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 से लेके यहाँ पे रहता है आपका 11, यहाँ 12 से लेके पूरा 18 तक, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ इस तरह से आपके कलर्स रहते हैं, आपने देखा होगा, यहाँ पे कलर्स रहते, डिफरेंट कलर्स, इधर डिफरेंट कलर्स है, इधर डिफरेंट कलर्स रहते थे, और बीच में डिफरेंट कलर्स। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये क्या आता है हमारे मेटल्स, ये सब मेटल्स हैं, ये मेटल है, ठीक है। जो इस एरिया के हैं वो मेटल्स हैं, जो ये वाले पॉइंट, ये एरिया के हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, और जो बीच में ये रहते हैं, ठीक है, जो स्टील टाइप की शेप बनी हुई है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। ये आपने किसी बुक में देखा होगा, तो इसी तरह से आपको दिखेगा, आपके कोई भी रेफरेंस बुक होती है उसमें फर्स्ट पेज पे आपको ये चीज़ दिखती है, तो उसमें डिफरेंट कलर से इसको नोट किया जाता है। तो इस साइड मेटल्स, यहाँ नॉन मेटल्स, एंड बीच में क्या होता है, मेटलॉइड्स। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये सब क्या है, जितने भी इसके अंदर जो पार्टिकल, जितने भी इसमें वर्ड्स लिखे, लेटर लिखे जाते हैं, वो सब क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं। तो हमने इन एलिमेंट्स को डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, क्लियर। तो मेटल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, ठीक है, और आयरन आ गया, ठीक, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, इस तरह की जो पार्टिकल्स रहते हैं, कॉपर आ गया, जानते हो आप, ठीक है। ये सब क्या है हमारे, ये सब मेटल्स हैं। मैग्नीशियम, जितने भी इधर रहेंगे वो सब हमारे क्या है, मेटल्स हैं। कैल्शियम, ठीक है। तो अब नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, जो हमारे यहाँ आएंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और ये सब जितने भी इधर हमारे रहते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हमारे सल्फर, ठीक है, फॉस्फोर, ये सब क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं। और दूसरे हम बात करते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स में क्या आते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, बिस्मिथ, ठीक है, आर्सेनिक, बिस्मिथ, ठीक। तो ये सब क्या है, हमारे मेटलॉइड्स, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं केमिकली इन ए फिक्स रेशियो, आर कंबाइन इन ए केमिकली इन ए फिक्स रेशियो, जब ये केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, फॉर एग्जांपल NaCl, एक Na ले लिया और एक Cl लिया, Cl कहाँ से आ गया है, नॉन मेटल से आता है, ठीक है। तो एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कंबाइन कर दिया तो कंपाउंड बन जाता है। तो हमने इसको Na+ और Cl- को कंबाइन करके क्या बन गया, NaCl, इसको कंबाइन कर लिया। तो कभी आपने NaCl को इस तरह से देखा है, NaCl2 नहीं देखा होगा, या Na2Cl नहीं देखा होगा,
तो ये जब आपस में कंबाइन होते हैं ये फिक्स रेशियो में। दूसरा एग्जांपल लेते हैं वाटर, कॉमनली नोन है वाटर। तो वाटर भी जब कंबाइन होगा और वाटर की फॉर्मेशन आती है तो उसके तो जो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स है वो कितने हैं, 2 एलिमेंट किसके, हाइड्रोजन के, और 1 एलिमेंट किसका है, ऑक्सीजन का। तो इसी तरीके से ही रेशियो इनकी फिक्स रहती है, ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो ये केमिकली फिक्स रेशियो होती है। और 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन थे, एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं C12H22O11 शुगर की बात करते हैं। तो ये भी क्या है, आपका कंपाउंड है। तो ये भी क्या हो रहे हैं, आपके फिक्स रेशियो में। कभी भी शुगर के ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 11 हो गए या फिर 13 हो गए। कार्बन ना तो इससे कम हो सकता है ना ज़्यादा हो सकता है, हाइड्रोजन ना तो कम होंगे ना ज़्यादा होंगे, इसी तरह से ना ऑक्सीजन कम होगा ना ज़्यादा होगा, वो फिक्स रेशियो में ही प्रेजेंट होता है अगर शुगर की फॉर्मेशन होती है तब। तो it can be broken down into separate element by chemical method। हालांकि इसको फिजिकली हम इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल शुगर है, शुगर का जो पीस है आपका इतना बड़ा है, इसको आप ब्रेक करोगे, जब ब्रेक करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया। लेकिन जो छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा तब भी जो इसका छोटा सा पार्टिकल है, ये जो छोटा सा कंटेंट है वो भी किसका रहेगा, वो भी C12H22O11 का ही रहेगा। आप इसको और ब्रेक करोगे और छोटे पार्टिकल में करोगे तब भी वो किसका रहेगा, C12H22O11, क्योंकि इसको हमने फिजिकली ब्रेक किया है। लेकिन अगर मैं इसको केमिकली ब्रेक करूं तो मैं इसमें से कार्बन सेपरेट कर सकता हूं, हाइड्रोजन अलग कर सकता हूं और ऑक्सीजन अलग कर सकता हूं, पर बाय केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड से इनको सेपरेट कर सकता हूँ, फिजिकली मेथड से मैं इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जांपल में शुगर फॉर्मूला लिख सकते हो आप C12H22O11, जिसको सुक्रोज भी बोलते हैं, इसको याद रखिए सुक्रोज। ठीक है, टेबल सॉल्ट जिसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, और केमिकली इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, NaCl, वाटर। ठीक, ये सब क्या है, हमारे कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्लियर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाई इनटू 2 टाइप्स, जैसे कि हमने टेबल में लिखा हुआ था, तो उसके अंदर हमने इसको 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, इनऑर्गेनिक को बाद में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज आर द कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर या तो प्रेजेंट होते हैं या हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है, इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से मिलता है। फैट कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। प्रोटीन्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है। ठीक है, प्लांट से, जैसे कि हम, गेहूं, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। जबकि एनिमल्स की हम बात करते हैं तो एनिमल्स में जो मीट्स होती हैं उनसे हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के और एग्जांपल हम डिस्कस करें तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, ये। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि दीज आर द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स। ये हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, ये ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम इसको बेस्ट क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, ऑलरेडी प्रेजेंट है ये हमारे एनवायरनमेंट में। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, नहीं। इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, ये हमें लेते हैं समुद्र से। तो समुद्र क्या है, हमारे एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कॉमन सॉल्ट को। तो और एग्जांपल लिखते हैं मार्बल और वॉशिंग सोडा
पॉजिटिव नोट पे क्या आता है Na2HCO3 Na2CO3। ठीक, तो ये सब क्या है हमारा, ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये सब हमें कहाँ से मिल रहे हैं, ये हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, यानी कि इनको हम खुद बना सकते हैं या फिर हमारे एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट होता है उससे हम एक्सट्रैक्ट करके इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे इनऑर्गेनिक सोर्सेज होते हैं, इनको हम खुद प्रिपेयर करते हैं, जबकि इनको हम प्रिपेयर नहीं करते, इनको सिर्फ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बना नहीं सकते, जबकि इनको हम क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। इसको एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपस में मिक्स करके नई सब्सटेंस बना सकते हैं, पर ये हमारी बॉडी के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर अभी स्टार्ट हो चुका है, बेसिक थिंग्स हमने आपको बता चुकी हैं, और आगे के बारे में हम डीपली और स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।